जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम एक न्यू सर्विस पढ़ रहे हैं, अमेजोन क्लाउड फ्रंट। इसको हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। क्लाउड फ्रंट क्या होता है? इज अ वेब सर्विस दैट स्पीड्स अप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक डायनामिक वेब कंटेंट सच एज HTML CSS एंड जो हमारे सिंपल कंटेंट होता है वो वाला। क्लाउड फ्रंट डिलीवर्स कंटेंट थ्रू अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क डाटा सेंटर्स दैट आर कॉल्ड एजुकेशन। तो हमने ये पढ़ा था क्लाउड फ्रंट क्या होता है। क्लाउड फ्रंट हमारे पास एक CDN सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस, जो क्या करती है हमारे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू आर एंड यूजर्स, और ये फास्ट डिलीवर करता है हमारे डाटा को। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। आप अज्यूम कर लें आपका एक रीजन है, एक VPC है। ये रीजन आपका USA के अंदर है। ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई कंटेंट पड़ा हुआ है या आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कुछ भी है, यहाँ डेटाबेस आपकी बनी हुई है, कोई स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे। अब वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं आपकी सर्विस को। यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, USA से भी आ रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट पाकिस्तान से भी आ रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट वो इंग्लैंड से भी आ रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही है। डिफरेंट कंट्री से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर या जो भी सर्विस आपकी चल रही है वहां पर रिक्वेस्ट आ रही है। अब होगा क्या कि जो लोग USA से एक्सेस कर रहे हैं आपकी सर्विस को, उनको तो रिस्पॉन्ड जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सर्विस और हमारे यूजर एक ही रीजन के अंदर है, उनका रीजन सेम है। अगर रीजन सेम नहीं भी है, किसी दूसरे रीजन के अंदर है, तो क्या होगा, लोकेशन तो सेम है, उनकी USA के अंदर है। ठीक है। तो वहां पे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होने की वजह से लेटेंसी भी कम होगी, तो उनको फास्ट रिस्पॉन्ड मिलेगा, जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा। इसी तरह जो पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्री से लोगों को एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे टाइम लैग आ जाए, वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से लेटेंसी इश्यूज आ जाए। ठीक है। उनको एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, डाटा जल्दी डिलीवर नहीं हो रहा, उनको लेट रिस्पॉन्ड मिल रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि जो यूजर पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए अलग रीजन बना के वहाँ सर्वर डिप्लॉय कर दिया जाए। जो इंग्लैंड के अंदर है उनके लिए अलग सर्वर बना के वहाँ पे अपनी सर्विस डिप्लॉय की जाए। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उनके लिए अलग से काम किया जाए। तो अगर हम अपनी चीज़ों को रेप्लिकेट करेंगे, हम अपनी सर्विस यहाँ, जहाँ पे पहले हमारे पास एक सर्विस चल रही थी, अब हमारे पास चार सर्विस चल रही है, तीन और चल रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली अगर चीजें डबल होंगी तो हमें बिलिंग भी ज्यादा आएगी। ठीक है। बिलिंग ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक मसला बनेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको ओवर करने के लिए हमें सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? क्लाउड फ्रंट सर्विस का यूज कर सकते हैं। क्लाउड फ्रंट जो है ना, एक कंटेंट डिलीवरी सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं CDN सर्विस। एक हमारे पास CDN सर्विस होती है। एक्चुअली होता क्या है कि AWS के अंदर ना डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब AWS के डिफरेंट डाटा सेंटर बने होते हैं। डाटा सेंटर तो नहीं, मतलब कुछ लोकेशंस बनी होती हैं। ये डाटा सेंटर नहीं है, इनके एक्चुअली डिफरेंट लोकेशंस। लोकेशंस कौन सी होती हैं? अब हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर AWS डाटा सेंटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई उनका रीजन नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है AWS का। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के लोगों को कोई ऐसी सर्विस देनी है जहाँ पे उनको जल्दी रिस्पॉन्ड मिल सके, हमारी सर्विस जो किसी दूसरे रीजन के अंदर चल रही है, USA के अंदर या कहीं और, बहरीन के अंदर, UAE के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम CDN सर्विस का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर ना कुछ छोटी लोकेशन होगी, जिस तरह लोकल ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके डाटा सेंटर AWS रेंट पे ले लेता है। ठीक है। अगर कोई PTCL है या कोई नया टेल है, AWS क्या करता है, उनके जो डाटा सेंटर्स बने होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो रेंट पे ले लेता है। ठीक है। और रेंट पे लेने से क्या होता है कि अब वो AWS डाटा सेंटर बन जाता है। आपकी जो एप्लीकेशन या सर्विस जो चल रही होती है USA के अंदर, उसका जो भी कंटेंट होता है वो यहाँ पे कॉपी हो जाता है, इस लोकेशन के ऊपर कॉपी कर लिया जाता है, मतलब कैश ही कर लिया जाता है आपके डाटा को। कैशी करने से क्या होता है कि जो भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आएंगे लोगों की, उसको कहाँ से सर्व किया जाएगा? इस लोकेशन से सर्व किया जाएगा उन्हें। आप उनको इतना ट्रैवल करके USA की जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं एज लोकेशंस। तो ये एज लोकेशंस AWS की अपनी भी हो सकती हैं। ये एज लोकेशंस जो होती हैं ये AWS जो है ना वो रेंट पे भी इसको ले सकता है, जो ISPs होते हैं उनसे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको जल्दी रिस्पॉन्ड मिलता है। तो एज लोकेशन कहीं भी हो सकती हैं, वैसे वो इस तरह की
इन्फॉर्मेशन देते नहीं है कि कहाँ कहाँ पे हमारी एज लोकेशन है, बट ये कहीं भी हो सकती है जहाँ पे एज लोकेशन क्या होती है, जहाँ पे आपको डाटा को कैशी कर लिया जाता है, एक छोटे डाटा सेंटर्स जहाँ पे आपको डाटा को कैशी कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, इफ द कंटेंट इज ऑलरेडी इन द एज लोकेशन विद द lowest latency, CloudFront delivers it immediately. If the edge content is not in the edge location, CloudFront delivers from the region, such as S3 bucket and HTTP. कि यूजर ने रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, क्लाउड फ्रंट के ऊपर। अगर क्लाउड फ्रंट के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है तो उसको वहीं सर्व किया जाएगा, नहीं पड़ा हुआ तो क्लाउड फ्रंट यहाँ जाएगा और यहाँ से उस स्पेसिफिक डाटा को फैच करेगा और अपने पास स्टोर कर लेगा और यूजर को दे देगा। यहाँ पे होते हैं एज लोकेशन, होते हैं मल्टीपल एज लोकेशन एंड रीजनल एज कैशेस। यहाँ पे ये देखें कि एक होती है एज लोकेशन, एक होता है रीजनल एज कैशे। जो एज लोकेशन होती है वो स्मॉल लेवल पे होती है, जो रीजनल एज कैशे होती है थोड़ा बड़े लेवल पे होती है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है इसके अंदर एज लोकेशन एंड रीजनल एज कैशे के अंदर। ना कि यहाँ पे पढ़ लें, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, टू डिलीवर कंटेंट टू एंड यूजर विद लो लेटेंसी, क्लाउड फ्रंट यूजेस अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मोर देन 450 एज लोकेशंस। AWS की टोटल एज लोकेशन अब कितनी है, वर्ल्ड वाइड 450 एज लोकेशन है, लेकिन ये कहाँ पे ये नहीं को बताते। एंड 13 रीजनल एज कैशेज, और 13 रीजनल एज कैशेज है इन मोर देन 90 cities अक्रॉस 48 कंट्रीज। द मैप इज करंट एज द February 2023। तो इस तरह होता है। ठीक है, कितनी एज लोकेशन है उनकी, 440, मोर देन 450 एज लोकेशन है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे। एंड ऑलमोस्ट 13 रीजनल एज कैशेज है उनकी। क्लाउड फ्रंट एज लोकेशन ऑल्सो नोन एज, इसको पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस भी बोलते हैं, जो एज लोकेशन होती है इसको पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस भी बोलते हैं। मेक श्योर दैट पॉपुलर कंटेंट कैन बी सर्व्ड क्विकली टू viewers. CloudFront also has regional edge caches that bring more content closer to viewers, even when the content is not popular enough to say that edge locations to help improve. अच्छा, इनकी एज लोकेशन भी होती हैं, इनकी रीजनल एज कैशेज भी होती हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो एज लोकेशन होती है इसके अंदर डाटा को स्टोर करने की, कैशे करने की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जो रीजनल एज कैशे होती है यहाँ पे डाटा को कैशे भी किया जाता है, ज्यादा डाटा को कैशे किया जाता है, और यहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैशे किया जाता है डाटा को। ठीक है, एजुकेशन के अंदर हम सिर्फ अपना अप टू डेट डाटा रखते हैं, मतलब हमने एक दिन रखना है, 2 दिन रखना है मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन रीजनल एजुकेशन के अंदर हम 1 मंथ तक जा सकते हैं, ज्यादा देर के लिए हम यहाँ पे डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं रीजनल एजुकेशन के अंदर। सिर्फ ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं क्लाउड फ्रंट के, जिस तरह हमारे पास हमें सिक्योरिटी देखने को मिलती है यहाँ पे, डाटा की अवेलेबिलिटी 24/7, एज कंप्यूटिंग, रियल टाइम मैट्रिक्स एंड लॉगिंग, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ऑब्वियसली अगर हम अपना सर्वर डिप्लॉय नहीं कर रहे और उसकी जगह हम अपनी क्लाउड फ्रंट सर्विस एज लोकेशन यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, उससे हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी। तो सिक्योरिटी वाले जो कहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैनेज सर्विस होती है तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर्स अटैक्स, एंड डिलीवर्स कंटेंट एपीआईज एप्लीकेशन ओवर HTTPS। और यहाँ पे जो वर्जन यूज होता है वो SSL TLS सर्टिफिकेट जो होते हैं वो यूज होते हैं। और यहाँ पे जो वर्जन यूज होता है वो होता है TLS 1.3 वर्जन उसका यूज होता है, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है तो उसको क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे हमारी साइट्स पे भी होता है, HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं, ये देखें। ठीक है, जहाँ पे तमाम कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड वे में हो रही होती है। सपोर्ट मल्टीपल मेथड्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे आप एक्सेस कंट्रोल भी लगा सकते हैं, ACLs। और उसके अलावा जितने भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं हम लोग को फुल जो है ना वो फॉलो करते हैं। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के लिए, PCI DSS ISO, इन सबको हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ लेना है, सिर्फ वही चीजें हैं इसके अंदर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस पढ़ लेंगे, यहाँ बिलिंग किस तरह आती है। ऑफर्स पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग पे एज यू गो बेसिस, जितना आप यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। क्लाउड फ्रंट सिक्योरिटी सेविंग्स बंडल एंड कस्टम प्राइसिंग। विद क्लाउड फ्रंट देर आर नो अपफ्रंट पेमेंट आर फिक्स प्लेटफॉर्म फीस, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, नो प्रीमियम फॉर डायनेमिक कंटेंट एंड नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबके लिए सेम होता है, जितना आप यूज करोगे उतना को पे करना पड़ेगा।
ऑफर्स फ्री डाटा ट्रांसफर बिटवीन एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्विसेज एंड क्लाउड फ्रंट। तो यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है बिटवीन एडब्ल्यूएस सर्विसेज एंड क्लाउड फ्रंट, वो भी क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, सर्विस की कॉस्ट होती है, मतलब जितना आप डाटा यूज करोगे वो हम आगे जाकर पढ़ते हैं। तो कंपनी इसको यूज कर सकती है फॉर फॉलोइंग पर्पसेस लाइक डिलीवर फास्ट सिक्योर वेबसाइट्स, एक्सेलरेट डायनामिक कंटेंट डिलीवरी एंड एपीआईज, स्ट्रीम लाइव एंड ऑन डिमांड वीडियो, डिस्ट्रीब्यूट पैचेज एंड अपडेट्स। तो कोई भी उनका काम है वो उस पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमने हमारा कोई स्टैटिक कंटेंट है या हमारा कोई डायनामिक कंटेंट है, उसको हमने कैशी करना है, तो उसके लिए हम क्लाउड फ्रंट का यूज कर सकते हैं विद फास्ट डिलीवरी। यहाँ पे वो एग्जांपल दी गई है कि यूजर क्या करेगा, एक्सेस करेगा डाटा को, कहाँ पे जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, एज लोकेशन के ऊपर। एज लोकेशन ओरिजिन से उस डाटा को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद एज लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देगा। ठीक है, और फिर एज लोकेशन से जो है ना वो डाटा कहाँ से सर्व किया जाएगा, हमारे यूजर को सर्व किया जाएगा। अब देखिए, हमारा यूजर डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, हमारी यूजर की रिक्वेस्ट अब कहाँ आ रही है, एज लोकेशन के ऊपर आ रही है। ठीक है, और एज लोकेशन को डाटा कैश ही होता है, यहीं से डाटा डिलीवर किया जाता है तमाम यूजर्स को, एंड यूजर्स को। यहाँ पे सारे रिक्वेस्ट जो है ना स्टेप्स लिखे भी हुए हैं। A user access your website or application and sends a request for an object such as image file or an HTML file. DNS route the request to the cloud front। अब DNS जो पहले उसको भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे Route 53 को, कि पहले जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती थी, हमारे सर्वर के ऊपर, कहाँ जाएगी, एज लोकेशन के ऊपर या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर। That can best serve the request, typically the nearest cloud front pop in terms of latency and route the request to the edge locations। कि जिस यूजर के करीब जो भी नियर बाय एजुकेशन होगी वहां पे उसका डाटा उसको सर्व किया जाएगा। क्लाउड फ्रंट चेक्स इट्स कैशी। क्लाउड फ्रंट क्या करता है, अपनी स्टोरेज के अंदर चेक करता है, अगर वो डाटा पड़ा हुआ है तो उसको वहां से सर्व किया जाता है हमारे यूजर्स को। अगर डाटा वहां पे नहीं है, अनअवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द कैशी क्लाउड फ्रंट डज द फॉलोइंग। तो क्या काम करेगा, क्लाउड फ्रंट compares the request with specification in your distribution and forward the request to your origin server। तो वो origin आपके ऐसे बकेट भी हो सकती है, वो आपका सर्वर भी हो सकता है। The origin server sends the object back to the edge location। ठीक है, जो हमारा origin होता है वहां से डाटा कहाँ पे डिलीवर होता है, एज लोकेशन के ऊपर। As soon as the first byte arrives from the origin, CloudFront begins to forward the object to the user। CloudFront also add the object to the cache for the next time someone requests it। तो वहाँ पे डाटा पड़ा रहता है, हमारी जो एजुकेशन होती है वहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, और कितने टाइम के लिए स्टोर रखना है आपने वो वहाँ पे डिपेंड करता है। वहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं TTL, टाइम टू लीव। वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि डाटा को कितनी देर के लिए वहाँ पे हमने कैश करके रखना है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए। बट हम कोशिश करते हैं वहाँ पे जो TTL होता है वो मिनिमम हो हमारा। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक चीज आ रही है, कॉस्ट एस्टिमेशन। ये कॉस्ट किस तरह बढ़ेगी, प्राइसिंग वेरीज अक्रॉस जियोग्राफिक रीजन्स बेस्ड ऑन द सर एज। जी जी। सर आज तो हम दोनों ही बैठे हैं खाली। हाँ, आज जो है ना आई थिंक स्टूडेंट्स, नुमान का मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी, हम्म। और हुजैफा भी आई थिंक बिजी हैं। तो सर एक काम करते हैं ना, ये आज का सेशन छोटा ही रख लेते हैं, मैं अकेला ही हूँ तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, छोटा रख लेते हैं, कोई इशू नहीं अच्छा, है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हम्म अच्छा, मैं इसको को रिलेट कर रहा हूँ वो जो सीडीएन नेटवर्क है ना उसी के साथ, जैसा हमने इनिशियली डिस्कस किया। तो हम्म अब सिनेरियो क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, और मैंने जो है ना उसको, मतलब नॉर्मल सी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वगैरह नहीं है, वो 4-5 पेज की वेबसाइट है। हम्म वेबसाइट बनाई, डोमेन लिया, होस्टिंग ली, एसएसएल लिया, और हमने वेबसाइट लाइव कर दी। अब जो है वो हमने अपने क्लाउड फ्लेयर के ऊपर ना वो पॉइंटर वगैरह सारे मूव कर दिए और पेड सब्सक्रिप्शन ले ली क्लाउड फ्लेयर की सीडीएन के लिए। ठीक है। तो ठीक है। हमारी जो भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर लेटेंसी थी वो नॉर्मल हो गई। मतलब हमने वहां से डिफरेंस देखा कि वो हाँ पहले हाँ, से बेहतर हो गई है। ठीक है। वो ही पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमें एडब्ल्यूएस के अंदर क्लाउड फ्रंट करके देता है।
ओ, और 100%। AWS की टर्मिनोलॉजी में क्लाउड फ्रंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रीसेंस। हम्म। और हम्म। ये मैकेनिज्म वर्क इस तरह से करता है कि टू 450 प्लस लोकेशंस पे हमारे पास एज लोकेशंस मौजूद है, और 90 कंट्रीज में समथिंग लोकेशंस के ऊपर हमें वो रीजनल लोकेशन अवेलेबल है। तो जैसे मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से ये क्लाउड फ्लेयर से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा होगा। ऑब्वियसली आप जो ना एक चीज लेते हो, एक आप लोकल शर्ट लेते हो, एक ब्रांड से लेते हो, तो जो ब्रांड वाली होती है वो उसकी ज्यादा जो है ना वो होती है, वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसी तरह जो एडब्ल्यूएस काम करता है वो मैसी लेवल के ऊपर काम करता है। उनके रीजन ज्यादा हैं, एजुकेशन उनकी ज्यादा है, उनके जो बैकएंड के ऊपर हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फास्ट जो है ना वो अच्छी चीजें हैं उनके पास। तो ऑब्वियसली वहाँ पे परफॉर्मेंस हमको ज्यादा मिलेगी, अच्छी मिलेगी एडब्ल्यूएस के ऊपर। काम वो नहीं, सेम वही करेगा, ये ऑब्सीडियन बड़ा सर्विस। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि अगर सीडीएन नेटवर्क में मार्केट शेयर की बात की जाए ना, मतलब कि कौन सीडीएन नेटवर्क में जो है वो ज्यादा मार्केट किसने कैप्चर की हुई है, तो मेरे ख्याल से AWS के बाद ही आएगा क्लाउड फ्लेयर का नाम या किसी और का। हाँ ऑब्वियसली हमें डिपेंड करता है कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, कि जो पहले से ही क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हैं, जिनको क्लाउड का पता नहीं है, तो वो तो वहीं पे उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ या जिन्होंने जो ना वहीं से उन्होंने कोई होस्टिंग वगैरह ली हुई है, या वहीं पे उन्होंने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं HTTPS वगैरह, तो फिर उनकी फिर कोशिश होती है कि हम सारी चीज़ें एक ही जगह पे करें। बट सम टाइम मिक्सर भी होता है कि आप होस्टिंग कहीं हम्म। पे है तो आप डिलीवरी सर्विस किसी और की यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपकी डोमेन नेम कहीं रजिस्टर है, आप होस्टिंग आपने उसको कहीं किसी कहीं और किया हुआ है, AWS के ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट AWS जो है ना डिलीवर्स बेस्ट वैल्यूज, अगर उसको कंपेयर करें बाकी सब मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उनसे। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। दरअसल मेरे प्रीवियस ऑफिस में इस तरह से था कि हमारी ना तकरीबन 80 वेबसाइटें थी। तो शुरुआत में तो वो अलग अलग होस्टिंगों से काम चला रहे थे, फिर वो ले लिया गया, रीसेलर अकाउंट ले लिया गया। फिर जब उससे भी पेट नहीं भरा तो फिर हम्म। वो उन लोग अपने डेडिकेटेड सर्वर पे चले गए। तो हर हम्म। मर्तबा होता है था, मतलब 6 महीने में, 8 महीने में, कि ना वो सारी वेबसाइटों को ना डाउन करना पड़ जाता था। अच्छा, वो क्यों? वो होस्टिंग शिफ्ट हो रही होती थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो 72 आवर 48 आवर की माइग्रेशन जो थी वो इन प्लेस होती थी। हम्म। तो वो एक डाउन टाइम ना बर्दाश्त करना ही करना पड़ता था। अच्छा, बिल्कुल। फिर वो जब डाउन टाइम आके वापस जाता था तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि मतलब हमारे डेवलपर क्या करते थे कि वो ना उसको सही से ना प्लान करके एग्जीक्यूट करते नहीं थे। मतलब अब अगर 80 वेबसाइटें हैं तो हम्म। उनका जी सुइट भी मूव होगा, उनके ईमेल एड्रेसेस भी मूव होंगे, ईमेल की ईमेलें भी मूव हम्म। होंगी। तो वो बिल्कुल ना लो ग्रेड, मतलब लो लेवल प्रोफेशनलिज्म पे काम करते थे। वेबसाइट मूव करनी है ना, कर दो। हाँ वो हाँ। करने के बाद क्या होता था कि वो सारे पॉइंटर आगे पीछे हो जाते थे, कि वो ईमेलें जो है स्पैम में जानी शुरू हो गई। फिर उनके पॉइंटर बनाते रहो तो वो, मतलब मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस इतनी बुरी तरह से किया है कि अगर वो एक मर्तबा भी काम ठीक से करेंगे कि क्लाउड फ्लेयर को वगैरह सबको मैनेज करते हुए, तो हम्म। वो जो आफ्टर इफेक्ट आने होते हैं ना, मतलब सीडीएन के आने से बड़ी जिंदगी सुकून में आ तो गई, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने चीप सर्विस ही यूज करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि क्लाउड फ्लेयर की सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत हम्म। अच्छी है, लेकिन AWS तो नहीं है ना वो। हाँ ऑब्वियसली। सही है ना, मतलब AWS तो नहीं है वो, मतलब उसने बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की हुई है, लेकिन वो बहुत सारी जगहों पे वो लैग कर सकता है। कर सकते मतलब हैं। 80 वेबसाइटों पर हम एक दिन में नहीं चले गए थे, एक दिन में मतलब 80 वेबसाइटों तक जाने में। अच्छा, ये वो है जो क्लाइंट की नहीं है, हमारी अपनी है। हम्म। तो अब उसमें होता क्या था कि जो हमारा प्राइमरी डोमेन था, उसका ही ईमेल एड्रेस सारे, मतलब जो मेल सर्वर था उसकी SMTP की सर्विस मैंने सेटअप इस तरह से की थी कि वो सारे डोमेन्स पे चलती थी। तो वो जो लोग उसको आगे पीछे करके कॉन्फ़िगर करवाया करते थे ना, वो फंस जाते थे फिर। तो करते हम्म। करते हुआ ये कि वो जब तक सीडीएन पर हम नहीं गए थे ना, हमारे लिए जिंदगी हराम हो जाती थी दफ्तर जाने के बाद।
घर नहीं आ पाता था मैं। हर दिन कोई ना कोई मुसीबत सर पे खड़ी रहती थी। तो द मोमेंट हम सीडीएन पे गए तो जिंदगी मतलब ये पूरा वाक्य बताने का मकसद ये है कि सीडीएन के इटसेल्फ फवायद तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक दफा वो अगर आपके हाथ से निकल जाए या आपने कोई मिस्टेक कर दी है, फिर वो सही से बता भी देता है कि मजाक करने की जरूरत नहीं है मुझसे। तो हाँ बिल्कुल। उस हवाले से तो मुझे तो सुन के ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एडब्ल्यू अपना क्लाउड फ्लेयर के मुकाबले में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का लगेगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये उसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल रहेंगे। क्योंकि यहाँ हाँ। पे जो हमारी बिलिंग है वो हम्म। बिलिंग आवरली बेसिस पे या कॉस्ट भी सर्विस वेरी की। करती है ना। अब हाँ, कोई किसी कंपनी ने कोई सीडीएन सर्विस यूज एग्जैक्टली। करनी है तो वो पहले कॉस्ट भी देखेगी कहाँ पे हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर वो हम्म, जरूर देखेंगे अगर कोई कंपनी है तो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। खैर सर, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुजाफा, जिस कंपनी में आप काम करते हो क्या वहाँ भी सीडीएन सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं नहीं? हेलो। जी सर, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, जो वेब जी। होस्टिंग कंपनी है, क्या वहाँ पे भी सीडीएन सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं नहीं? सीडीएन। हाँ, कंटेंट डिलीवरी सर्विस। जी करते हैं। अच्छा कंटेंट अच्छा। राइटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो डिफरेंट आ जाती है ना, मतलब अब हमने कहाँ से उसको यूज करना है या कहाँ पे हमें कम कॉस्ट पड़ रही है, तो वो सारी चीजें फिर देखते हैं। ऑब्वियसली अगर जो AWS है तो वहाँ पे वो आपको जब स्टेबल वर्जन मिलता है उसका, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है आपको, क्योंकि मैसी लेवल के ऊपर है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। तो ये ऑब्वियसली अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको वो दे गिव यू बेटर वैल्यूज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें कॉस्ट एस्टिमेशन ले हम यहाँ पे लगा सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द कॉस्ट। या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वरना हमारे पास एक AWS कैलकुलेटर भी होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग वेरीज अक्रॉस, ये हमने पहले दिन से पढ़ा है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो रीजन वाइज वेरी करती है, कि आप किस सीजन के अंदर कहाँ पे आप ये सर्विस यूज कर रहे हो। फिर रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है, नंबर एंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, जियोग्राफिक रीजन्स, किस रीजन से रिक्वेस्ट आ रही है, डाटा ट्रांसफर आउट कितना हो रहा है, डाउनलोड कितना हो रहा है, जो कंज्यूमर्स है कितना डाटा यूज कर रहे हैं। तो वो सारा यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो इस बेस पे आप कॉस्ट जो है ना वो वेरी करती है। इन मतलब इन सब चीजों को हम फिर प्लस करते हैं, फिर हमारी कॉस्ट निकलती है एक तरह की। तो यहाँ पे ट्रांसफर आउट के अंदर यू इनकर क्लाउड फ्रंट चार्जेस, देन यूजर्स ट्रांसफर डाटा आउट टू द इंटरनेट and out to an origin or edge function which includes delete options, patch, post, and put request. If you use AWS origin such as S3 ELB, you pay only for storage cost and transfer out to the internet, not for any data transferred between these services and CloudFront. क्योंकि जो हमारे पास सीडीएन सर्विस होती है, इसको आप इसके लिए ओरिजिन कोई भी यूज कर सकते हो। इसको आप इसका जो ओरिजिन है आपने कैश कहाँ से करना है, वो आपका सर्वर भी हो सकता है, वो आपकी S3 बकेट भी हो सकती है, और डिफरेंट से आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या, अगर आप उसके लिए S3 ओरिजिन यूज कर रहे हो तो उसके लिए अंदर क्या होगा, यू पे ओनली फॉर द स्टोरेज कॉस्ट एंड डाटा ट्रांसफर आउट, कि आप कितनी स्टोरेज यूज कर रहे हो एवरी मंथ, एंड डाटा ट्रांसफर आउट कितना हो रहा है, कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, एंड यूजर को कितना डाटा उसको यूज कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। या आपकी जो जो S3 है उससे डाटा निकल के क्लाउड फ्रंट पे कितना जा रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का हमारे पास क्लाउड फ्रंट का लेक्चर।